गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो अभी 13 सितंबर को जो आपके आर सेट का एग्जाम है वो कंडक्ट होने जा रहा है और इसका जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके बारे में एक दिन मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो के अंदर, शॉर्ट वीडियो बनाकर। तो जो उसकी एग्जाम डेट है वो पहले 6 सितंबर थी, जो अब 13 सितंबर कर दी गई है। और जो उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी वो 15 जुलाई थी, उसको बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्म भरा जा रहा है ये आर सेट का है, यानी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक होता है नेट एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। देखिए जो ये नेट और सेट है, इनमें क्या डिफरेंस है, पहले तो मैं ये डिस्कस करती हूँ आपके सामने। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ये नेट एग्जाम है ये इंडिया लेवल पे होता है, जबकि ये राजस्थान या किसी भी स्टेट के बेस पर होगा। आप अगर नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप भारत के देश के किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे एमपी में हो, यूपी में हो, महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, कहीं भी हो रहे हो, आप उसके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए क्वालिफाई होंगे अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया। अगर आपने सेट क्वालिफाई कर लिया, जैसे अभी आ रखा है आर सेट यानी राजस्थान सेट, राजस्थान स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, अगर आपने आर सेट को क्वालिफाई कर लिया, मतलब राजस्थान में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी जो आरपीएससी कंडक्ट करवा रही है, उसके लिए आप है वो क्वालिफाई होंगे। पहला सॉल्यूशन, यानी नेट और सेट में क्या फर्क है। अगर आप नेट क्वालिफाई करते हो तो इंडिया का कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए आप क्वालिफाई हो। अगर आप सेट क्वालिफाई करते हो तो आप ओनली राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए क्वालिफाई हो। अभी जो ये जो नेट है ना, वो हर वर्ष 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है, एक लगभग जून जुलाई के अंदर और एक लास्ट में दिसंबर के अंदर। तो ये साल में 2 बार होता है। ये देखिए आर सेट है वो अभी तक 2 बार कंडक्ट हुआ है और तीसरी बार होने जा रहा है। इससे पहले ये 2023 में हुआ था और उससे पहले लगभग 2012-13 के अंदर कंडक्ट हुआ था। तो आपके लिए बिल्कुल गोल्डन चांस है कि आपको, ज्यादातर स्टूडेंट यही चाहते हैं कि वो राजस्थान के अंदर जॉब करे, राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। उसके लिए आपको सेट अगर आप क्वालिफाई कर लोगे तो आपको नेट की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरा अंतर, ये सेट की तुलना में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, यानी नेट एग्जाम क्वालिफाई करने की तुलना में सेट एग्जाम क्वालिफाई करने में मेहनत कम लगती है, इसमें कंपटीशन कम होता है। इसमें जितने फॉर्म भरे जाएंगे उन फॉर्म के जो 6% स्टूडेंट है उनको क्वालिफाई किया जाएगा। मान लीजिए 100 फॉर्म आए हैं तो उसमें से 6 स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा। तो नेट की तुलना में ये थोड़ा सा इजी है। अब देखिए ये जो सेट एग्जाम है इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपके 50 क्वेश्चन तो है वो किससे होंगे, शिक्षण अभिवृत्ति, रीजनिंग, इनसे संबंधित होंगे, यानी शिक्षण अभिवृत्ति या शिक्षण व्यवस्था से रिलेटेड होंगे। और जो आपके 100 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्ट के होंगे। अब सब्जेक्ट आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, साइंस वाले भी हो सकते हैं, कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं, सबका अपना अपना सब्जेक्ट है। हालांकि देखिए मेरी जो एमएससी है वो जूलॉजी के अंदर है, तो जो जूलॉजी वाले हैं, बोटनी वाले हैं, इनके अंदर जो ये आपके लिखा हुआ होगा ये होगा लाइफ साइंस। यानी उसके अंदर आप जब फॉर्म फिल करोगे, आपने फॉर्म फिल किया है तो पता ही होगा कि वहां पर बायोलॉजी या जूलॉजी, बोटनी ऐसा करके नहीं लिखा होता है। उसके अंदर एक कोड आएगा और सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, लाइफ साइंस। तो जूलॉजी वाले, बोटनी वाले ये सब कौन से देंगे, लाइफ साइंस का देंगे। अब जो लाइफ साइंस है इसके अंदर आपकी 14 यूनिट आएगी। इसका जो सिलेबस है वो यूजीसी जो नेट क्वालिफाई करती है ना, उनका सेम सिलेबस है। जो 14 यूनिट है वो कौन कौन सी है और उसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। और फिर एक बार ये जो अपन आधार इसका बना लेते हैं, फिर जैसे जैसे आगे क्लासें होती जाएगी मैं आपको कंटिन्यू एक एक यूनिट्स करते हैं, हम साथ में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो 14 यूनिट्स है आपके किसकी, लाइफ साइंस की। यानी चाहे बोटनी वाला स्टूडेंट है और चाहे जूलॉजी वाला स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये कॉमन है। ये पेपर दोनों के लिए कॉमन होगा, चाहे जिसने एमएससी जूलॉजी में किया, जिसने एमएससी बोटनी में की है, दोनों के लिए लाइफ साइंस का सेम पेपर है, ये पैटर्न रहेगा। यानी इसके अंदर प्लांट्स और एनिमल दोनों के क्वेश्चन आएंगे। तो बायोलॉजी
जो बोटनी वाले होते हैं वो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो जूलॉजी वाले होते हैं वो एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन अगर आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, आपको ये एग्जाम है वो क्वालिफाई करना जरूरी होगा, क्योंकि आपको एनिमल और प्लांट्स है वो दोनों के बारे में पढ़ना है। देखिए, जो इसकी सबसे पहले यूनिट है वो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ऑल ओवर सेल बायोलॉजी के बारे में स्टडी किया जाएगा। जो सेल है वो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, जो सेल के ऑर्गेनल्स है वो किस प्रकार काम करते हैं, जो सेल डिवीजन है यानी ऑल ओवर जो सेल बायोलॉजी है उसकी स्टडी किसमें की जाएगी, जो आपके सेकंड यूनिट है इसके अंदर। थर्ड यूनिट है फंडामेंटल प्रोसेस। जो आधारीय कार्यविधियां होती है उसके बारे में, फंडामेंटल प्रोसेस जो भी बायोलॉजी के अंदर होते हैं उनकी स्टडी किसमें की जाएगी, थर्ड यूनिट में। जो फोर्थ यूनिट है वो है सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, यानी जो एक सेल है वो दूसरी सेल को कैसे पहचानती है, कैसे डिस्कवर करती है उसको, तो ये क्या कहलाता है, सेल कम्युनिकेशन। यानी कोई भी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, वो एक सेल टू दूसरे सेल यानी अदर सेल के अंदर किस प्रकार ट्रांसफर होगी, उनकी स्टडी किस में की जाएगी, सेल कम्युनिकेशन में। सेल सिग्नलिंग यानी जैसे आपने नाम सुना होगा एंटीजन और एंटीबॉडी, किस प्रकार जो एंटीजन एंटीबॉडी है वो कार्य करते हैं, किस प्रकार वो बाहर की दूसरी चीज को अपनी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, तो वो काम क्या कहलाता है, सेल सिग्नलिंग। तो सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार सेल टू सेल या सेल टू अनदर पार्टिकल्स के अंदर है वो कार्य होता है। अगला है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसके अंदर जितने भी जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस है, oogenesis है, फर्टिलाइजेशन है, यानी जो बॉडी के अंदर जितना भी जैसे अपना यूट्रस है उसके अंदर बेबी की ग्रोथ किस प्रकार हुई, स्पर्म कैसे बने, यानी जितने भी गेमेट्स है चाहे फीमेल हो या मेल हो उसके अंदर उनका प्रोसेस, उसके कार्य, वो सारे इसके अंदर स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसको परिवर्धन भ्रूणिकी कहा जाता है। अगला है सिस्टम फिजियोलॉजी। प्लांट एंड एनिमल, अपनी जो शरीर की स्ट्रक्चर है उसके बारे में, शरीर की संरचना के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी आपको दोनों पढ़नी है, प्लांट की भी पढ़नी है और एनिमल की भी पढ़नी है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर एनिमल के अंदर जैसे आपने नर्वस सिस्टम पढ़ लिया, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ लिया, हार्ट के बारे में यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, जितने भी अपने शरीर के बॉडी के अंदर सिस्टम है वो हम किस में पढ़ेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी के अंदर। प्लांट्स की स्टडी स्ट्रक्चर करने वाला क्या कहलाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी। सातवीं यूनिट है इनहेरिटेंस बायोलॉजी। इनहेरिटेंस के बारे में बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अगली है इनहेरिटेंस, ये जो आपके सेम आ गई है, ये जो 6 और 7 है वो इनहेरिटेंस बायोलॉजी, ये है आपके सिस्टम फिजियोलॉजी, यानी 6 और 7 ये हो गया आपके 8 इनहेरिटेंस बायोलॉजी। फिर आता है 9 नंबर इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जितने भी डाइवर्सिटी है, जीव है, इस जीव जगत है ये, इसके अंदर उनमें विभिन्नता किस प्रकार हुई, उन्होंने अपना जीवन कैसे स्टार्ट किया। जैसे सब पूर्व में बंदर थे, फिर उनसे आगे क्या बढ़ा, पूरा नया जीवन, विकसित मानव का विकास हुआ कि नहीं हुआ, इसकी स्टडी हम करेंगे इवोल्यूशन में। जिसमें आपने सिद्धांत सुना होगा, डार्विन का सिद्धांत, लेमार्क सिद्धांत, ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये हम इवोल्यूशन के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, यानी जितने भी यहाँ पर धरती पर जीव है उनका जीवन कैसे शुरू हुआ और किस प्रकार उनका वो डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड बिहेवियर बायोलॉजी, यानी इकोलॉजी यानी अपने वातावरण के चारों ओर जितने भी सजीव, जैविक, अजैविक घटक है, जितने भी पर्यावरण के अंदर घटना होती है, जैसे आपने ओजोन परत के बारे में सुना होगा, अम्लीय वर्षा के बारे में, एसिडिक रेन के बारे में सुना होगा, वो सारी हम किस में पढ़ेंगे, इकोलॉजी के अंदर। बिहेवियर बायोलॉजी, किस प्रकार जीव का है वो एक दूसरे के प्रति बिहेव होता है, व्यवहार होता है, किस प्रकार अनुकूलन पाया जाता है जीवन में, वो व्यवहार कैसे करते हैं, वो इस 10 नंबर यूनिट के अंदर करेंगे। अगली यूनिट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी जो कंप्यूटर का जैसे सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन वाला, संचार प्रौद्योगिकी, उसी प्रकार बायोलॉजी के अंदर इस स्टडी को हम पढ़ेंगे। अगला है बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। एडवांस इन बायोलॉजी, जितनी भी तकनीक है, टेक्निक्स है, उनको हम किस में पढ़ेंगे, जो 13 नंबर यूनिट है इसमें। 14 है मेथड्स इन बायोलॉजी, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जो किसी डिजीज के पहचानने के अंदर, कोई अन्य प्रोसेस करने के अंदर जितने भी मेथड्स है वो
14 यूनिट्स के अंदर करेंगे। अब इनके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है उसको आपको वरीयता देनी है, मैं बता रही हूं आपको। तो इनके अंदर एक जो सबसे फर्स्ट यूनिट है जिसको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी बोलते हैं, यानी बायोमोलिक्यूल्स यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम डीएनए, आरएनए, डीएनए रेप्लिकेशन इन सारी स्टडी को करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट यूनिट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल बायोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट है आपके सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी पूरी सेल बायोलॉजी है, सेल डिवीजन है, सेल के ऑर्गेनल्स है, इनके बारे में स्टडी करने वाली जो सेकंड यूनिट है ये आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके आ गया डेवलपमेंट बायोलॉजी, और उसके बाद सिस्टम फिजियोलॉजी आपको थोड़ी इजी भी है, तो प्लांट और एनिमल वाली दोनों पढ़नी है। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो आपके एक है इकोलॉजी वाला पार्ट, इकोलॉजी। और उसके बाद एक जो ये मेथड्स इन बायोलॉजी यानी जितने भी टेक्निक्स है वो इसके अंदर आएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट ज्यादा एक ये इवोल्यूशन एंड डाइवर्सिटी वाला लाइफ फॉर्म्स, ये पार्ट भी आपको करना है। मतलब कुल मिलाकर जैसे वैसे तो है 6-7 क्वेश्चन इन सब में से आएंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे इनमें से, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, 200 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। तो इनमें से जो आपको वरीयता देनी है वो इनके अंदर देनी है। और एक मैं अपनी पर्सनल राय और रहना चाहती हूँ कि मान लीजिए आप जूलॉजी के स्टूडेंट है, एग्जाम आपके ये होगा, तो जूलॉजी में आगे आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तो आपके सिर्फ जूलॉजी वाले पार्ट्स आएंगे, ये प्लांट वाले नहीं आएंगे। तो मेरी पर्सनल राय यही है कि जो जूलॉजी वाले हैं वो जो इसमें जूलॉजी वाले टॉपिक है वो वैसे ही पहले से ही उनके बढ़िया है, तो उनको थोड़ा और ज्यादा बढ़िया करें और वरीयता उनको दे। जो बोटनी वाले हैं वो ज्यादातर प्लांट्स वालों को वरीयता दे। वैसे पढ़ना तो सभी को है क्योंकि क्वेश्चन सभी के आएंगे, लेकिन जो प्लांट्स वाले हैं, जो बोटनी वाले हैं, वो प्लांट्स वाले टॉपिक को क्योंकि पहले से ऑलरेडी उनके बढ़िया होता है तो थोड़े और मजबूत कर लें, और बाकी 1-2 यूनिट है वो जूलॉजी वाली पे कर लें। और बिल्कुल वैसा ही जूलॉजी वाले मैक्सिमम कौन सा तैयार करना है, एनिमल वाला, और कुछ पार्ट्स है वो आपको प्लांट वाले भी याद करने हैं। तो ये आपके 14 यूनिट है, इसको हम कल से एक एक यूनिट करके स्टार्ट से बिल्कुल जो अपने 13 सितंबर को एग्जाम है तब तक कंटिन्यू करते जाएंगे। मेरे साथ पढ़ते जाइए स्टूडेंट, और अपनी तैयारी को बिल्कुल है वो दमदार करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।